तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था और उन्होंने यह बात उन माताओं से कही थी जो इस देश को आजाद देखने का स्वप्न देख रही थी। नेताजी के आह्वान पर जब लाखों लोग इकट्ठा हो गए थे और उस भरी सभा में नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका तात्पर्य यह था कि तुम्हें अपने जिगर के टुकड़े यानी अपने बच्चों को मुझे सौंपना होगा ताकि मैं उन्हें योद्धा बना सकूं और इस आजादी के लिए लड़ाई लड़ सकूं। आजादी की बात हो और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुभाष चंद्र बोस केवल एक इंसान का नाम नहीं है, यह एक लहर का नाम है। यह उस वीर योद्धा का नाम है जिसकी रगों में केवल देशभक्ति का खून बहता था। यह उस बेटे का नाम है जिसे भारत माता जंजीरों में जकड़ी हुई मजबूर दिखाई देती थी। यह उस बेटे का नाम है जिसे अपनी माता लहूलुहान दिखाई देती थी, जिनका कर्ज आज भारतवासी कभी नहीं चुका सकते। अपनी मातृभूमि को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए खुशी खुशी अपना लहू बहाने वाले इस लाल के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। बोस एक संभ्रांत परिवार से थे, इसलिए इन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी। इन्होंने कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। साल 1919 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारियों के लिए इंग्लैंड पढ़ने गए। इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए 1920 में आवेदन किया और इस परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया। लेकिन भारत मां के इस दुलारे बेटे ने जब जलियांवाला बाग वाला नरसंहार देखा तो इनका मन व्यथित हो गया और इन्होंने 1921 में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। गांधी जी के निर्देशानुसार उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करना शुरू किया। 1928 में जब साइमन कमीशन आया तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। उस दौरान गांधी जी पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। वहीं सुभाष और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। अंत में तय यही किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाए। अगर 1 साल में अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करेगी, परंतु अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की। इसलिए 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ तब यह तय किया गया कि 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्र ध्वज फहराकर सुभाष एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया गया। जब सुभाष जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को रिहा करवा दिया। लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। सुभाष बाबू चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी जी अपनी ओर से दिया गया वचन तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को न बचा पाने पर सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस से अत्यधिक नाराज हो गए। उन्हें अपने क्रांतिकारी जीवन में 11 बार जेल में जाना पड़ा। सुभाष को जल्द ही बंगाल अधिनियम के अंतर्गत दोबारा जेल में डाल दिया गया। इस दौरान उनको करीब 1 साल तक जेल में रहना पड़ा और बाद में बीमारी की वजह से उनको जेल से रिहाई मिली। उनको भारत से यूरोप भेज दिया गया। वहां उन्होंने भारत और यूरोप के मध्य राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कई शहरों में केंद्र स्थापित किए। उनके भारत आने पर पाबंदी होने के बावजूद वह भारत आए और परिणामतः उन्हें 1 साल के लिए जेल जाना पड़ा। 1937 के चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी 7 राज्यों में सत्ता में आई और इसके बाद सुभाष को रिहा किया गया। इसके कुछ समय बाद नेताजी कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। अपने कार्यकाल के दौरान नेताजी ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष जी को दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया।
इस बार सुभाष का मुकाबला पट्टाभी सीतारामैया से था। सीतारामैया को गांधी जी का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। फिर भी 203 मतों से सुभाष चुनाव जीत गए। लेकिन गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया की हार को अपनी हार बताकर अपने साथियों से कह दिया कि अगर वे सुभाष के तरीकों से सहमत नहीं है तो वे कांग्रेस से हट सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। जवाहरलाल नेहरू तटस्थ बने रहे और अकेले शरद बाबू सुभाष के साथ रहे। 1939 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ। इस अधिवेशन के समय सुभाष बाबू तेज बुखार से इतने बीमार थे कि उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अधिवेशन में लाना पड़ा। गांधी स्वयं भी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे और उनके साथियों ने भी सुभाष जी का कोई सहयोग नहीं दिया। अधिवेशन के बाद सुभाष जी ने समझौते के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन गांधी और उनके साथियों ने एक न मानी। परिस्थितियां ऐसी बन गई कि सुभाष कुछ काम ही नहीं कर पाए। आखिर में तंग आकर अप्रैल 1939 को सुभाष बाबू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 3 मई 1939 को सुभाष ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। कुछ दिन बाद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले से ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू की। फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर लिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष जेल में निष्क्रिय नहीं रहना चाहते थे। सरकार को उन्हें रिहा करने पर मजबूर करने के लिए सुभाष ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। हालात खराब होते ही सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया, मगर अंग्रेज सरकार यह भी नहीं चाहती थी कि सुभाष युद्ध के दौरान मुक्त रहें, स्वतंत्र रहें, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि इनकी स्वतंत्रता उनके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए सरकार ने उन्हें उनके ही घर में नजरबंद करने का निर्णय लिया। जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस अपने घर से भागने में सफल हो गए और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। यह रास्ता इतना आसान तो नहीं था। अगर रास्ते की सारी कहानियां मैं आपको बताने बैठूंगा तो लगभग यह वीडियो 4-5 घंटे की हो जाएगी। उन्होंने ब्रिटिश राज को भारत से निकालने के लिए जर्मनी और जापान से मदद की गुहार लगाई। जनवरी 1942 में उन्होंने रेडियो बर्लिन से प्रसारण करना शुरू किया, जिससे भारत के लोगों में उत्साह बढ़ा। वर्ष 1943 में वे जर्मनी से सिंगापुर आए। पूर्वी एशिया पहुंचकर उन्होंने रास बिहारी बोस से स्वतंत्रता आंदोलन का कमान लिया और आजाद हिंद फौज का गठन किया और नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके बाद सुभाष जी को नेताजी कहा जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। भारत पर यानी अंग्रेजों पर। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए। यह द्वीप आरजी हुकूमत आजाद हिंद के अनुशासन में रहे। नेताजी ने इन द्वीपों को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम दिया। दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में अंग्रेजों का पलड़ा भारी पड़ा और दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और आरजी हुकूमत आजाद हिंद और आजाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, तभी गांधी जी ने उन्हें नेताजी कहा। आजाद भारत में जब आजादी के कारणों पर विवेचना हुई, विश्लेषण हुआ, तो अंत में सामने आया कि अंग्रेज न तो भारत छोड़ो आंदोलन से डर रहे थे और न ही गांधी जी की गतिविधियों से। उन्हें भारतीय फौज में विद्रोह का डर सताने लगा था, क्योंकि अंग्रेज समझ चुके थे कि उनकी अंग्रेज सेना में जो भारतीय सैनिक हैं उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना सुभाष चंद्र बोस जी के कारण कूट कूट कर भरने लगी है। अब कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। इसलिए अंग्रेजों ने अपनी जान बचाने का यही तरीका सबसे आसान और सुरक्षित समझा कि उन्होंने भारत को आजाद कर दिया। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु ताइवान में हो गई, परंतु उस दुर्घटना का कोई साक्ष्य आज तक नहीं मिला है। सुभाष चंद्र जी का जीवन और मृत्यु दोनों आज भी विवाद का विषय है और भारतीय इतिहास के सबसे बड़े संशय हैं।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे शब्दबाण चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। और नेताजी के सम्मान में एक बार जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष चंद्र बोस।